2 नवंबर 2021 को यानी कि धनतेरस की आधी रात को अपने शराबी पति का अपने एक नौकर के साथ मिलकर गला घोंटकर मर्डर कर दिया। फिर उसे 2 दिनों तक एक सूटकेस के अंदर छुपाए रखा। लेकिन इसके बाद दिवाली की रात को जब सभी लोग दिवाली मनाने में व्यस्त थे, उस रात को उसने अपने पति की बॉडी को जला दिया और फिर आधी जली हुई बॉडी को एक बोरी के अंदर डालकर अपने घर से 8 से 9 किलोमीटर दूर एक जंगल में फेंक दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि इस महिला ने ऐसा क्यों किया। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल क्राइम कास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जयपुर से, जहाँ पर 9 नवंबर 2021 को दोपहर को एक अनजान राहगीर व्यक्ति करधनी थाना क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और पुलिस को बताता है कि यहाँ पर गोविंद नगर में एक जंगल में एक व्यक्ति का मृतक शरीर पड़ा हुआ है जिसे कुत्ते खा रहे हैं। आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए। और जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली तो पुलिस तुरंत ही आधे घंटे के अंदर ही घटना स्थल पर पहुँच गई, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर लग रहा था। और जैसे ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि पास के एक जंगल में एक व्यक्ति का मृतक शरीर पड़ा हुआ है, जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। यानी कि उसके चेहरे से उस बॉडी की पहचान करना लगभग इम्पॉसिबल था और आसपास में ऐसा कोई भी सबूत मौजूद नहीं था जिससे पता चल सके कि यह हत्या यहीं पर हुई थी। इसका मतलब यह था कि हो सकता है कि किसी ने इसकी हत्या कहीं और की हो और फिर इसकी डेड बॉडी को लेकर यहाँ पर डाल दिया हो और इसकी पहचान छुपाने के लिए इसके चेहरे को पूरी तरह से जला दिया हो। इस बॉडी की पहचान करने के लिए पुलिस ने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों से पुलिस को इस बात का पता चल पाता है कि ये डेड बॉडी यहाँ पर 3 से 4 दिनों से पड़ी हुई है। लेकिन हमने सोचा कि ये किसी जानवर की बॉडी है, इसीलिए हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आज कुत्ते खा रहे थे तब हमें इस बॉडी के पैर दिखाई दिए और उसके बाद हमने आपको कॉल किया। इसका मतलब यह था कि यह मर्डर 1 या 2 दिन पहले नहीं हुआ था, बल्कि यह करीब 5 से 6 दिन पुराना मामला है। इसीलिए पुलिस के द्वारा बिल्कुल भी देर नहीं की गई और तुरंत ही उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस अड़ोस पड़ोस की सभी सीसीटीवी कैमरा आज की फ़ोटोज़ खोजने में लग गई। और जब पुलिस ने 1 तारीख तक के सभी सीसीटीवी कैमरा की फ़ोटोज़ खंगाली तो पुलिस को 4 नवंबर 2021 की दोपहर की एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक महिला और एक पुरुष एक स्कूटी पर एक कट्टा ले जाते हुए दिखाई दिए, जो कि बिल्कुल वैसा ही कट्टा यानी कि बोरा था जिसके अंदर पुलिस को उस व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। इसका मतलब यह था कि इन दोनों ने ही इस व्यक्ति का मर्डर किया है। इसीलिए पुलिस के द्वारा बिल्कुल भी देर नहीं की गई और तुरंत उस स्कूटी का और इन दोनों महिला और पुरुष का पता लगाने की कोशिश की जाती है। करीब 24 घंटे के अंदर ही पुलिस की मेहनत रंग लाई और पुलिस की उस स्कूटी की तलाश मंजू शेखावत पर जाकर पूरी हुई, जो कि झोटवारा जयपुर की ही रहने वाली थी। और पुलिस तुरंत जयपुर के झोटवारा पहुंची तो वहां पर पुलिस ने वही स्कूटी पीई जो कि उस सीसीटीवी फुटेज में थी और उस स्कूटी की नंबर प्लेट भी वही थी। हालांकि जब पुलिस ने वहां पर लोगों से पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि इस मंजू शेखावत नाम की महिला का पति शक्ति सिंह शेखावत पिछले 5 से 7 दिनों से लापता है और इस महिला को उसकी कोई भी फिक्र नहीं है और न ही इसने पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट लिखवाई थी। अब पुलिस का शक उस महिला पर यकीन में बदल चुका था कि इसी ने ही अपने पति का मर्डर किया है या फिर करवाया है। इसीलिए पुलिस के द्वारा तुरंत ही महिला और उसकी स्कूटी को जब्त किया गया। और जब पुलिस के द्वारा उस महिला से पूछताछ की तो पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उस पर कराई दिखाई तब उसने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया और वह पुलिस को सारी बातें बताती है। और वह महिला यह कबूल करती है कि उसने ही उसके पति का मर्डर किया है।
वो महिला पुलिस को बताती है कि उसकी और शक्ति सिंह की शादी 20 साल पहले हुई थी और उनकी 17 साल की एक बेटी और 12 साल का एक छोटा बेटा भी है। और मेरे पति को बहुत ज़्यादा शराब पीने की आदत थी। वह हमेशा शराब के नशे में पड़ा रहता था, इसीलिए पूरे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं खुद एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाती थी और उसी से अपनी और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। मेरे पति को ना ही मेरे बच्चे से कोई लगाव था और ना ही मुझसे कोई लगाव था। उसे केवल शराब से मतलब था। हालांकि वो महिला बताती है कि मैं एक कपड़े की छोटी सी दुकान चलाती हूँ, इसी वजह से मेरी बहुत से लोगों से जान पहचान है और मैं कपड़े के सिलसिले में बहुत से लोगों से अक्सर सामान लाने और ले जाने के लिए बातचीत करती रहती थी। लेकिन एक दिन मेरी बातचीत एक कपड़े के डीलर से होती है और हम दोनों की कई बार बातचीत होने से हम दोनों के बीच लगाव हो जाता है और हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। फिर हमारी धीरे धीरे यही दोस्ती अवैध रिलेशन में बदल जाती है और हम दोनों के बीच अवैध रिलेशन बन जाते हैं और हम घंटे घंटे तक एक दूसरे से बातें करते रहते थे। हालांकि किसी को भी हम पर शक नहीं हुआ, क्योंकि मैं अक्सर कपड़े के लिए लोगों से बातचीत करती रहती थी। लेकिन काफ़ी दिन रिलेशन में रहने के बाद हम दोनों एक साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और मैंने अपने पति को कहा कि मैं शहर से कपड़ा लाने के लिए कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। हालांकि मेरा अक्सर शहर आना जाना लगा रहता था, इसलिए मेरे पति को मुझ पर शक नहीं हुआ और उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी और मैं अपने प्रेमी के साथ माउंट आबू घूमने के लिए चली गई। क्योंकि कपड़े लाने जाना तो महज एक बहाना था, हम दोनों साथ में समय गुजारना चाहते थे और हमने वहां पर जाकर करीब 5 से 6 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा मज़े लिए और वहां पर हमने रिलेशन भी बनाई और वहां पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक की और 5 से 6 दिन एंजॉय करने के बाद हम वापस आ गए और वापस आकर पहले की तरह फिर से मैं वापस अपनी दुकान चलाने लगी। और उस समय तक यह बात किसी को भी नहीं पता था कि मैं अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने गई थी। लेकिन जब सब कुछ बिल्कुल सही चल ही रहा था कि तभी एक दिन पता नहीं कैसे मेरे पति ने मेरे फ़ोन में मेरी और मेरे प्रेमी की बहुत सी आपत्तिजनक अवस्था में फ़ोटोज़ देख ली और उन्हें देखने के बाद उसे मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने मुझे खूब पीटा, मुझे काफ़ी भली बुरी सुनाई और मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। अब मेरा पति मुझ पर हर पल नज़र रखने लगा। वह मुझे लोगों से ज़्यादा बातें करने भी नहीं देता था और ना ही मुझे किसी के साथ फ़ोन पर बातें करने देता था। वो हमेशा मेरे साथ दुकान पर बैठा रहता था और मेरे आगे पीछे बिल्कुल साये की तरह रहता था, जिससे कि मैं ना तो अपने प्रेमी से मिल पा रही थी और ना ही मेरा प्रेमी मुझसे मिल पा रहा था। और मैं अपने पति के इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इसीलिए मैंने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। लेकिन ये सब कुछ मेरे अकेले के लिए कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैं अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक ऐसे साथी की तलाश करने लगी जो कि मेरे इस प्लान में मेरा साथ दे सके। और मेरी यही तलाश पंकज शर्मा पर जाकर पूरी हुई, जो कि मेरी दुकान में रुपये 8,000 में नौकरी किया करता था और उस पर मेरा काफ़ी कर्ज भी था। इसलिए मैंने उसे पूरा कर्ज माफ़ करने और थोड़े और पैसे देने का लालच दिया और अपने प्लान में शामिल कर लिया और हम दोनों सही समय का इंतज़ार करने लगे। और जब 2 नवंबर 2021 को जब सभी लोग धनतेरस का सेलिब्रेशन कर रहे थे, उस रात को मेरा पति काफ़ी ज़्यादा शराब पीकर मेरे घर आया और मुझे बहुत भला बुरा सुनाने लगा और उसने मेरे को बच्चों के सामने मुझे पीटा भी, जिससे कि मेरे मन में उसके प्रति नफरत और भी बढ़ गई। और जब वो लड़ाई झगड़ा करने के बाद सो गया और दूसरे कमरे में मेरे बच्चे भी सो गए, तब मैंने अपने नौकर को बुलाया जो कि मेरा मुँह बोला भाई था और उसके साथ मिलकर मैंने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। हालांकि हमने हत्या तो कर दी, लेकिन हमें अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसके शरीर को ठिकाने लगाए कैसे। इसीलिए हमने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने एक बाज़ार की शॉप के दोस्त की दुकान खुलवाई
और उसकी दुकान से एक बड़ा सूटकेस खरीदा और उसमें करीब 2 दिनों तक उसकी बॉडी को रखा। लेकिन 2 दिन तक घर में डेड बॉडी पड़ी होने से उससे काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगी। इसीलिए हमने उस डेड बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और इसीलिए हमने 4 नवंबर 2021 को यानी कि दिवाली की रात को जब सभी लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे तभी उस डेड बॉडी को अपनी शॉप में पहुंचा और अपनी शॉप पर पहुंचने के बाद उसे कपूर के साथ जला दिया। हालांकि हमने उस डेड बॉडी को आधा ही जलाया ताकि बस उसके चेहरे से उस बॉडी की पहचान ना हो जाए और फिर हमने उस डेड बॉडी को एक बड़े बोरे के अंदर डाला और अपनी स्कूटी पर रखकर हमारे घर से करीब 8 से 9 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में फेंक दिया। हमारा प्लान यह था कि इस बॉडी की पहचान पुलिस शायद ही कर पाएगी और 4 से 5 दिनों में इसे जंगली जानवर खा जाएंगे, जिससे कि हमारा चेहरा कभी भी सामने नहीं आएगा। लेकिन हमारा प्लान बदकिस्मती से फेल हो गया और लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का मृतक शरीर पड़ा हुआ है और उन्होंने आपको सूचना दे दी। हालांकि दोस्तों, इसके बाद पुलिस के द्वारा मंजू शेखावत के साथी उर्फ उसके मुंह बोले भाई पंकज शर्मा को भी हिरासत में ले लिया गया और इन दोनों को 7 दिन के डिमांड पर चढ़ाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने इन्हें जेल की सज़ा सुनाई और आज ये दोनों ही अपराधी जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपने गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।